नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। राज्यसभा में चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है और राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बनाए गए उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इन सभी ने आज अपने अपने नामांकन दाखिल किए। बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर एल मुरुगन, बंसीलाल गुर्जर, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया ने विधानसभा में जाकर राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। खास बात यह है कि इन चारों उम्मीदवारों के प्रस्तावक सीएम डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। वहीं कांग्रेस ने एकमात्र सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है, जिनका नाम है अशोक सिंह। ग्वालियर से आने वाले अशोक सिंह को कांग्रेस ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। अशोक सिंह ने भी गुरुवार को विधानसभा भवन पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से देखें तो भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार घोषित किया है, जहां पर अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चुनाव लगभग निर्विरोध तय है। इसी पर चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल आपको सुनाते नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की ये बयान। मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी को यादव जी को बनाया गया तो यूपी और बिहार के हिसाब से बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश के यादव और सिंधिया जी के चंबल के अंदर सेंधमारी के लिए हमने कांग्रेस की तरफ से एक शेयर दिया अशोक सिंह जी की तरफ से। तो निश्चित तौर से हमारे चंबल में एक नई शुरुआत होगी और सिंधिया का जो किला है उसको ध्वस्त करने में अशोक सिंह जी एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने सिंधिया के सामने शेर खड़ा कर दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर योगेंद्र सिंह जादौन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप प्रवक्ता रीना सक्सेना जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह जादौन जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पूछना जी। रीना सक्सेना जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने सिंधिया के सामने एक शेर खड़ा किया है, तो क्या लगता है आपको? रीना सक्सेना जी। जी, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने सिंधिया के लिए एक शेर खड़ा किया है। देखिए कांग्रेस का मेन टारगेट सिंधिया है, क्योंकि जो क्षति मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आज हुई है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही है। तो सिंधिया का गढ़ है ग्वालियर, सिंधिया का नहीं, बेसिकली माधवराज सिंधिया जी का गढ़ था ग्वालियर, जिसमें पकी पकाई रोटी मिली ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। तो बिना मेहनत के चूंकि उनको सब कुछ मिल गया तो वो अब हर चीज चाहते हैं कि हम बिना मेहनत के पाले। तो राज्यसभा सदस्य भी बनना था तो उन्होंने कहा बिना मेहनत के बीजेपी में पहुंच गए अपने सदस्यों को लेके और राज्यसभा सदस्य बन गए। तो उनके इस भ्रम को तोड़ना जरूरी था, इसीलिए अशोक सिंह जी का नाम वहां पे लाया गया है। उनकी अच्छी छवि है और उनका तोड़ पाएंगे गढ़ को, काफी हद तक तोड़ भी दिया है। तो इसीलिए जरूरी है कि अशोक सिंह जी को नामांकन किया जाए, इसीलिए नामांकित किया है उन्होंने। जिस तरीके से कि माना जा रहा है कि सीट संख्या की अगर हम बात करें तो देखा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है और चुनौती देने अन्य कोई खड़ा भी नहीं हुआ है। ऐसे में तय कि कांग्रेस के एक और बीजेपी के 4 उम्मीदवारों का जो चुनाव है वो निर्विरोध हो जाएगा, क्या लगता है? इससे ये भी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी कोई अंतर कलह नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का तो साफ साफ दर्शनीय हो ही गया है कि जो मोदी जी कह देते हैं उसी पे मुहर लग रही है आजकल। तो जिसकी वो पहले रोना रोते थे कि कांग्रेस जो है हाई कमान के जरिए चल रही है, आज बीजेपी
मोदी जी के जरिए चल रही है। तो जिन 4 नाम के सैंक्शन होके दिल्ली से आ गए हैं, उनकी मोहर मोहन यादव जी ने लगवा दी है और हो गया है। तो वहां कुछ होना ही नहीं था, जबकि कायदे में अगर राय मांगी जाती जनता की तो शायद शिवराज सिंह बहुत सुयोग्य व्यक्ति थे, क्योंकि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि शिवराज सिंह बहुत अच्छा है, उन्होंने काम किया है बहुत। आज मध्य प्रदेश को गड्ढे से वो अमेरिका तक की स्थिति में पहुंचा पाए हैं। सिंगापुर के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। और उससे सिंगापुर से उसको तुलना की जाती है, स्विट्जरलैंड से तुलना करते हैं ये लोग। मतलब तुलनाओं के जो पुल बांधते हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखती। तो मुझे समझ में ये नहीं आया। मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि शायद इन 4 सदस्यों के नाम में शिवराज जी का नाम जरूर होगा, मगर वो ही हुआ, उनको फिर से धोखा मिला और उनका नाम नहीं है। जी बिल्कुल। वंदना त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही उम्मीदवारों के चयन में सभी को चौंकाया है, और जहां कांग्रेस में तय माना जा रहा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को राज्यसभा में जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन उनको न बनाते हुए दिग्विजय सिंह गुट के कदावर कट्टर समर्थक अशोक सिंह को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। अशोक सिंह ग्वालियर लोकसभा सीट से लगातार 3 बार से चुनाव हार रहे हैं और इस बार फिर से टिकट दे दिया गया। तो क्या लगता है कि राज्यसभा चुनाव में वो बाजी मार पाएंगे? वंदना त्रिपाठी जी। जी सर, जी मेरे पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, अशोक सिंह जी के विषय में बात करने से पहले मैं कांग्रेस पार्टी के विषय में बात करना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो ये इतने बुरी तरह से भीतर कलह और कलह से गुजर रही है, कांग्रेस पार्टी का आप शब्द देखिए, कांग्रेस पार्टी इतने ज्यादा गुटों में बन चुकी है। एक बन चुकी है कांग्रेस, एक जीतू पटवारी जी की कांग्रेस और एक कमलनाथ जी की कांग्रेस। जीतू पटवारी जी की कांग्रेस ये चाहती थी कि सोनिया गांधी जी मध्य प्रदेश के राज्यसभा के मेंबर बने। कमलनाथ जी स्वयं को राज्यसभा के मेंबर के रूप में देखते थे, और ये तो दिग्विजय सिंह जी के गुट के आज अशोक जी हुए हैं नामांकित। तो ये तीनों गुटों में जो बढ़ चुकी है कांग्रेस, कहीं ना कहीं कांग्रेस विनाश का कारण बन रहा है। कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है हम एकजुट होकर चुनाव जीतेंगे, एकजुट होकर हम काम करेंगे, लेकिन सिर्फ कहती है, करती कभी नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह से गुटबाजी पड़ी रहेगी तो देखिएगा आप, लोकसभा चुनाव में बड़ी बुरी स्थिति होने वाली है कांग्रेस पार्टी की। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बार फिर से साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता पर एक पैनी नजर बना के रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। आप चाहे माया नरोलिया जी की बात करिए, वो जिले की महिला मोर्चा अध्यक्ष से लेकर प्रदेश की अध्यक्ष तक उन्होंने काम किया है, बूथ और थाने पे काम किया है। बंसी लाल गुर्जर जी की बात करें तो वो मंडी के अध्यक्ष से लेके उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काम किया है। अगर हम उमेश लाल जी महाराज की बात करें तो धर्म को आगे बढ़ाने वाले वो व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण का कार्य भी जो भारतीय जनता पार्टी और धर्म और हिंदुत्व की बात करती है उसको भी आगे लेकर चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार से महिलाओं का भी सम्मान रखा है, धर्म का भी सम्मान रखा है, हर चीज का सम्मान रखते हुए सबसे पहले कार्यकर्ता का सम्मान रखा है और हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को राज्यसभा चुनाव में उतारा है। ये जो रीना जी कह रही है कि शिवराज जी को क्यों नहीं राज्यसभा का मेंबर के लिए नामांकित किया गया, देखिए शिवराज जी एक बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के। उसके पहले वो बहुत सारे मोर्चों में राष्ट्रीय प्रदेश और आज भी जब नामांकन प्रक्रिया हो रही थी तो वो पूरे के साथ जी रही और करेगी। और आप लोग चिंता करके अपनी पार्टी अपने अपने नेताओं की चिंता करें, हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं की चिंता करती है और बार बार जो हमारी सूचियां आती है उसमें हम ये चिन्हित भी करते रहते हैं जी और उसको मोबिलाइज कर रहे हैं जी ये कार्य के अनुसार। जी।
योगेंद्र जादव जी, जैसे कि वंदना त्रिपाठी जी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को जो है वो अपने उम्मीदवारों की चिंता करने की जरूरत है, तो क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो निर्विरोध साबित होगा वाकई में? योगेंद्र जी। देखिए, राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा के चुनाव में योग्यता के मापदंड के आधार पर ही चयन किया जाता है। और संगठनात्मक छवि अलग होती है, लेकिन राजनीति में योग्यता और योग्य लोग राजनीति में कहीं पृथक नहीं हो जाए, उनकी भावनाओं को, उनकी विचारधाराओं को भी कार्यकर्ता से जोड़ा जाए, इसी मकसद से चंबल विजन। और चूंकि मध्य प्रदेश का जो राज्य है वो उसकी राजनीति में निश्चित रूप से मालूम निर्माण विजन रहा हो, चाहे चंबल विजन रहा हो, चाहे बुंदेलखंड रहा हो, निश्चित रूप से क्षेत्रवाद की राजनीति मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रभावित रहती है। और अशोक सिंह जी एक काफी लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की एक स्वच्छ छवि के नेतृत्व के रूप में पहचाना जाता है। और चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो अवसरवादी राजनीति थी उसके खिलाफ ही अशोक सिंह जी एक सशक्त नेतृत्व है और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सशक्त हुई है। और कांग्रेस पार्टी में जहां तक गुटबा जी की बात कर रही है वंदना जी, मैं वंदना जी से कहना चाहता हूं कि गुटी राजनीति भारतीय जनता पार्टी में किस कदर है ये आपको पता है। चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे वी.डी. शर्मा जी हो, गोपबाजी और गुटबाजी एक अलग सिस्टम है, लेकिन हर पार्टी के संगठनात्मक कार्य करने की अपनी एक दृष्टि है। और कांग्रेस पार्टी में सारे भावनाओं को देखकर, सारी विचारधाराओं को देखकर और क्षेत्रीय संतुलन को देखकर एक सशक्त चेहरे को निश्चित रूप से राज्यसभा के अंदर चयन किया है, जिससे कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा दिशा और एक अच्छा भविष्य मिलेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। राजेंद्र जैन जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरीके से योगेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को चुना है वो कहीं न कहीं सभी पहलुओं पर देखकर उनको चुना गया है, तो क्या लगता है कि बीजेपी ने जिन चेहरों को उतारा है वो कहीं ना कहीं नए चेहरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को साबित कर देती है कि वो नए चेहरे जब मैदान में उतारती है तो कहीं ना कहीं वो वाकई शेर के जैसे काम करते हैं। अब अशोक सिंह जी जो हैं वो 3 बार लोकसभा चुनाव जो है हार चुके हैं, तो क्या उनका ये शेर अब दमखम दिखा पाएगा? एक तरफ तो सबसे पहले मैं देश न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद ही अपन ये बात समझ में आए कि जिस तरीके से संख्या के आधार पे अपन जाएं, तो संख्या के आधार पे तो भारतीय जनता पार्टी के जो चारों राज्यसभा सदस्य हैं, संख्या के आधार पे तो निर्विरोध भी उनका चुनाव हो सकता है। ये स्थिति कांग्रेस की है कि कांग्रेस में भी जितनी संख्या चाहिए वो अशोक सिंह जी का मतदान आराम से हो सकता है। लेकिन बात जिस तरीके से उमंग सिंगार जी ने ये कहा है कि हम शेर हमने उतारा है, अब वो तो खुद ही आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शेर जो है वहां पर 3 बार चुनाव जनता ने उनको नकारा है। जनता ने नकारा है, ना आपने नकारा ना हमने नकारा, लेकिन वहां की जनता ने 3 बार उनको नकारा है। और इस बार तो जनता का कोई रोल ही नहीं होता राज्यसभा में, ये तो नॉमिनेटेड प्रक्रिया है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये अपन ये कहें कि हम सिंधिया को वहाँ राजनीतिक रूप से मुंह तोड़ जवाब देंगे या उनका क्षेत्र में कोई हम सेंध लगा पाएंगे, ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि कुल मिला के युद्ध तो है ही नहीं है राज्यसभा चुनाव के अंदर। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से संख्या का जो मामला है उसमें जो है वो बहुत बातें क्लियर है। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 लोगों को राज्यसभा दी है, उसमें मैं समझता हूं जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, जिनको क्या बोलते हैं राज्यसभा में पहुंचाया गया है, महिलाओं का सम्मान किया गया है, कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ये काम सराहनीय काम किया है। जैसे कि महिला का सम्मान हुआ है उनको राज्यसभा में, और वो पूरे अपने नर्मदा क्षेत्र के अपने क्या बोलते हैं होशंगाबाद एरिया के लोगों को वो विकास का काम होगा और वहाँ के महिलाओं को और भी अवसर राजनीति में काम करने का मौका मिलेगा। जी। जिस तरीके से अब बात आती है बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज की। जी। बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज पिछले मैं समझता हूँ जब से मेरा उनका संपर्क है, लगभग 25 साल से उज्जैन पीठाधीश, उज्जैन में उनका आश्रम है, और 25 साल से लगातार पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में वो अपनी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से
हमारे देश में जो अभी माहौल चल रहा है, अभी उन्होंने जो है वो मंदिर का निर्माण हुआ था, वहां पे भी उन्होंने किया था। और मैं समझता हूँ पूरे भारत के अंदर उनका लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रम चलते रहते हैं, धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। मतलब वो समाज के लिए और देश को अलग जगाने का काम कर रहे हैं बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके ऊपर विश्वास जताया है वो एक अच्छा संदेश जाएगा। पहले भी राजनीतिक तौर पे ये कहा जाता रहा था कि जिसका जितना वोट, जिसकी जितनी ताकत, उसको उतना राजनीतिक उसको लाभ मिलना चाहिए। निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज से जो आते हैं, आज मैं उनके एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उन्होंने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं और अपनी समाज के लोगों को बाकायदा कहा कि तुम ये मत समझना कि मेरे को राज्यसभा में भेज दिया गया है तो हमको बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। हमको उससे बहुत ज्यादा अति उत्साहित नहीं होना है। हमको समाज को जागृत करना है, समाज के लिए काम करना है और हम मिल बांट के अभी और समाज के लिए मजबूत होकर काम करें, जो कम से कम जो है ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित हों और अपना काम करने का काम करें। ये उन्होंने इस तरह का संदेश दिया है। रही बात हम मंदसौर की बात करें, बंसीलाल गुर्जर जी, बंसीलाल गुर्जर जी लंबे समय से किसानों के बीच में काम करते चले आ रहे हैं। मंडी के लगातार 2-3 बार वो अध्यक्ष रहे, बोर्ड के अध्यक्ष रहे और संगठन में भी राष्ट्रीय पद पे वो रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों का चयन किया है वो दूरगामी परिणाम अच्छे आएंगे। उनका अपना राजनीतिक सोच है और अच्छे लोगों को उन्होंने भेजा है और हमको पूरा विश्वास है जो हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी साथी, जैसे मैं समझता हूं कि अशोक सिंह जी भी राज्यसभा में पहुंचेंगे और ये पांचों लोग मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। मुझे ऐसा विश्वास है इन सभी से कि ये सब लोग चंबल संभाग में और अलग अलग संभागों में, मालवा का पल्ला अभी भारी है कि मालवा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे मध्य प्रदेश के विकास में और देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी राजेंद्र जैन जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी कि जिन उम्मीदवारों को उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन उम्मीदवारों की जनता और स्थानीय नेता में भी बहुत शायद कमी जानते हैं, ये बात भी उठ रही है, तो इसको लेकर क्या जानकारी है? नहीं, देखो राज्यसभा में जिन लोगों को भेजा जाता है, किन को भेजा जाता है, राज्यसभा में वो लोग जाते हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, जो सामाजिक क्षेत्र से आते हैं, राज्यसभा में उन लोगों को भेजा जाता है। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों को राज्यसभा में अभी भेजा गया है वो निश्चित रूप से लोग उनको जानते नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा लोगों का अपना सोच हो सकता है, कोई राजनीतिक परिदेश के कारण हो सकता है लोग अपने विचार इस तरह से दे रहे हों, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जिस तरीके से जो माया जी हैं वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश में महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, तो उनको तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि उनको लोग जानते नहीं है। बंसीलाल जी गुर्जर है, किसानों के बीच में काम कर रहे हैं। और बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज तो राष्ट्रीय संत हैं और राष्ट्रीय संत होने के नाते पूरे देश में लगातार 365 दिन उनके दौरे कार्यक्रम चलते हैं, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम लगातार उनके चलते हैं। ऐसा उन लोगों का कहना बहुत गलत है जो ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में उन लोगों को भेजा है, लोग उनको जानते नहीं है, ये कहना टोटल गलत। ठीक है राजेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। वंदना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि बीजेपी के कई कदावर नेताओं को यहाँ पर मौका मिल सकता था, क्या लगता है कि आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से उनको वंचित किया गया? और साथ ही जिस तरीके से रीना सक्सेना जी ने कहा कि शिवराज जी को मौका भी मिल सकता था और उनको फिर से ठुकरा दिया गया, मतलब वापस पीछे भेज दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, यहाँ इतने सारे कार्यकर्ता हैं और इतने सारे लोग कर्मठता के साथ कार्य कर रहे हैं और यहाँ सबको मौका दिया जाता है। और कहीं ना कहीं आप जो देखते हैं जो आज नामांकित प्रत्याशी हैं वो सब बहुत पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी की तरह पार्टी नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति को मोबिलाइज करे। यहाँ सारे कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया जाता है। आपने विधानसभा चुनाव के टिकट में भी देखा था कि किस प्रकार से दिग्गज से लेके कार्यकर्ता तक हर प्रकार के लोगों को चुनाव में उन्होंने उतारा था और सब जीत कर भी आए हैं। तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को पीछे चलने वाली पार्टी है।
यहाँ कोई आला खान और तानाशाही वाला फंडा नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरह, ना ही आप पार्टी की तरह एक व्यक्ति का ये यहाँ पे राज चलता है। यहाँ पे कार्यकर्ता सबसे पहले कार्यकर्ता है, उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, बाकी सब। हम सब कार्यकर्ता भाव से कार्य करते हैं। हमारी पार्टी के पन्ने से लेकर बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सबके अंदर ये भाव रहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाद में कुछ है। उसी जब कार्यकर्ता संगठन की इतनी चिंता करता है तो संगठन भी कार्यकर्ता की चिंता करता है। क्योंकि जब संगठन के लिए हम इतने निष्ठावान तरीके से कार्य करते हैं और संगठन देखता है कि हम पूरी कर्मठता के साथ अपना कार्य करे जा रहे हैं और बिना कुछ मांगे करे जा रहे हैं, तो संगठन अपने आप देता है। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरह होड़ नहीं, गुटबाजी नहीं होती। हमारे यहाँ कार्य करिए, आपकी क्षमताओं के अनुसार आपको अवश्य मोबिलाइज किया जाएगा। ये टेंडेंसी लेकर चलती है। योगेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से वंदना त्रिपाठी जी ने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो एकजुट होकर काम करती है, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं, आप पर लगातार वंदना त्रिपाठी जी आरोप लगा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? योगेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? वंदना जी जो कह रही है, जी मैं सुन रहा हूँ, और वंदना जी जो कह रही है वो सीधा सीधा सा है कि जो परिणाम दिख रहे हैं, जो आज परिणाम दिख रहे हैं देश के, वो परिणाम की का जो चश्मा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा हुआ है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि देश पार्टियां खराब है क्योंकि वे सब चुनाव आ रही है, लेकिन वे भूल गई कि जिस देश में कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक शासन किया है और भारतीय जनता पार्टी का उदय हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ, और रहा राजनीतिक परिस्थितियों का सवाल, वो हर राजनीतिक दल के राजनीतिक परिस्थितियां होती है। आज हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ संघर्ष कर रही है। और समय, मुद्दे और राजनीति का जो दौर है, आज मुद्दों का दौर नहीं, आज मुद्दों का दौर देश में खत्म हो चुका है। आज हिंदुस्तान पूरी तरह से सांप्रदायिक धरातल पर ही सदैव राष्ट्रवाद के स्वरूप के बाद आज हिंदुस्तान में जिस तरह की विचारधारा दोहराई है, उसके सामने संघर्ष करना कांग्रेस की एक बड़ी युद्ध स्तर की संघर्ष की तैयारियां हैं। और देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर की जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है। संघर्ष और चुनाव परिणाम दोनों अलग अलग चीज होती है। जहाँ पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, पार्टी विचारधारा के हिसाब से काम करती है। रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो एक संगठन चलता है, जिस संगठन के माध्यम से होते हैं, वे सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के पीछे का जो संगठन है वो किस प्रकार से उसको, इसी माहौल को लेकर यदि देश के अंदर राजनीति होती है तो इस देश में युवाओं के लिए रोजगार हिंदुस्तान के अंदर राजनीति की होती है। यह पूरा देश और कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी विचारधारा के साथ चलती आई है और अपनी विचारधारा के अनुरूप आज देश के अंदर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को यदि देश का जनादेश है, भारतीय जनता पार्टी देश के हितों के लिए काम करे, हिंदुस्तान में कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी। यदि इस देश के हितैषी मुद्दे हैं तो कांग्रेस उसके साथ प्रतिपक्ष के रूप में उसके साथ खड़ी है। लेकिन अगर राष्ट्र में जहाँ तक सवाल है, राज्यसभा एक बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो देश के सामाजिक मुद्दों को भी वास्तविकता के साथ में देश के सदन के सामने प्रस्तुत कर सके। वो चयन का राष्ट्रकार होता है। राज्यसभा केवल लॉलीपॉप और केवल राज्यसभा किसी को करने के लिए दिया जाने वाला प्रलोभन नहीं है। राज्यसभा वास्तव में एक मजबूत और सशक्त इस देश का सदन है, जो संविधान के उच्च सदन के रूप में परिभाषित है। और हमें ये अपेक्षा करना चाहिए कि हमारा राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के हमारे चारों साथी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी हो, सभी राज्यसभा के सांसद मिलकर मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करें और हमारा प्रदेश देश के तमाम प्रदेशों के आगे खड़ा हुआ रहे, ये ऐसा गौरव हमें मिले। सभी लोग इसके लिए प्रयास है। दिनेश सक्सेना जी, मैं आपका रुख करूंगी। अब मोहन यादव को यूपी और बिहार के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश के यादव और सिंधिया के चंबल के अंदर सेंधमारी के लिए ये कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से अशोक सिंह के रूप में एक शेर दिया है। अब चंबल में एक नई शुरुआत होगी। सिंधिया का जो किला है उसे ध्वस्त करने में अशोक सिंह अपनी बड़ी भूमिका अदा करेंगे। तो क्या लगता है कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं यादव वर्सेस यादव देखी जा सकती है? बिल्कुल। और जहाँ तक देखा जाए तो जो आप ये कहते हैं कि हम धर्म और जाति पर
विश्वास नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना यही है कि उनके 4 स्तंभ है, मगर वो जाति और धर्म पे बात नहीं करते हैं। मगर आप उनके कोई भी डिसीजन देख लीजिए, सारे जाति और धर्मों पे हैं। आज जो वाल्मीकि संत जी को इन्होंने किया है, गुरु जी को, तो वो भी वाल्मीकि समाज को साधने के लिए इन्होंने किया है। तो इनके कहीं ना कहीं वो आती है। जहां ये कह रहे हैं कि हमारे पन्ना कार्यकर्ता भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, तो क्या मैं वंदना जी से ये पूछना चाहूंगी कि क्या इनके पन्ना कार्यकर्ता प्रधानमंत्री इस बार चेहरा बन सकता है? अगर ये बात है, जैसा ये कह रहे हैं हर कार्यकर्ता हमारा वो है, तो इस बार क्या मोदी जी के चेहरे पे ये चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं? ये क्या अपने कार्यकर्ता, एक पन्ना कार्यकर्ता के चेहरे पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से वंदना जी आपकी पार्टी बहुत अच्छी छवि बना लेगी, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। बातें उतनी कीजिए जो कि चल जाए। यहाँ पे वंदना जी कुछ कहना इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, तो एक होप दे दे रहे हैं पन्ना वाले। मतलब आपके नजर में जो इतने लंबे समय से पार्टी में काम करते आए हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उनको हटाने का काम क्यों किया जा रहा है, ये जनता भी समझ रही है। बिल्कुल, इसका जवाब देंगी समझ रही है वंदना कि जी। किसी का कद किसी से ऊंचा ना हो जाए, इसीलिए उसको पहले ही काट दिया जाए। जी, घास गेहूं से बड़ी ना हो जाए, ये डर है इन्हें। इसीलिए घास को हम इनके बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने घास की तरह काटा है। जैसे कि गेहूं के खेत में जो घास उगती है तो उसको किसान काट देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि घास के ढेर में हमारा गेहूं छुप जाए। तो इनको डर है कि हमारे इन दिग्गज मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके बीच में कहीं मोदी जी ना छुप जाएं, मोदी जी से ज्यादा अच्छी वो ना पालें, इसीलिए उन नेताओं को काट काट के अलग किया जा रहा है। बिल्कुल, वंदना जी कुछ कहना चाह रही हैं जी। वंदना जी, आप अपनी ऑडियो को अनम्यूट कीजिए। माननीय कि मोदी जी भी पन्ना प्रभारी रहे हैं और पन्ना प्रभारी रह के उन्होंने किया है। और मोदी जी आपको पता है कि कम्युनिटी कार्यकर्ता से मैं तब की बात नहीं, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ। अब तो मोदी जी 3 बार से प्रधानमंत्री हैं ना, तो अब जो है मैं वो उनकी बात कर रही हूँ कि क्या अब किसी पन्ना प्रभारी को ये मौका दिया जाएगा कि एक प्रधानमंत्री को ये मौका दिया जाएगा कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने? ऐसा होना है तो वो बात पे बात कीजिए। वो पहले क्या थे तो सब जानते हैं, मगर अब कुछ नई बात आप लेके आई है तो कुछ नई बात को प्रस्तुत कीजिए। फिर वही घिसा पिटा डायलॉग क्यों मार रही हैं आप? आपसे तो सिर्फ मैंने एक छोटा सा सवाल किया है कि क्या पन्ना प्रमुख इस बार 2024 में आपका भारत का प्रधानमंत्री बनेगा कि पूर्व प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री बनेगा? भारतीय जनता पार्टी की नीति रहेगी या जो आज जो जैसा हो रहा है नेताओं नेताओं को हटा के नए नए चेहरे लाए जा रहे हैं? क्या रीना सक्सेना जी आपको भी समय दिया जाएगा। रीना सक्सेना जी हटा के नया चेहरा लाया जाएगा? रीना सक्सेना जी आपको भी समय दिया जाएगा। अभी हम वंदना जी की बात सुन लेते हैं जी। जी, थोड़ा सा सुनने की भी आदत डालिए रीना जी। आपके समय में सब आपको बस शांति से सुनते हैं, आप सुना करें। देखिए, मोदी जी ने पन्ने पर भी काम किया है, उन्होंने संगठन के छोटे से दायित्व को भी निभाया है और वहां से उसके यहाँ आए हैं। तो एक कार्यकर्ता के नाते तो मुझे तो ये आधार मिलता है भाई, तुमने छोटा मोटा तो भी मेरे संगठन की नजर में है, मैं बड़ा काम करूंगी मेरे संगठन की नजर में है। और कोई एक शीर्ष नेतृत्व नाम की चीज जो मुझ पर नजर बनाए हुए आज मैं डिबेट, तो वो भी कोई ना कोई देख रहा होगा। मैं जब अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ तो उस तरह किया जाता है और इसीलिए कहीं ना कहीं हम इतने अनुशासन के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक थर्ड आई हमें वॉच कर रही है। जब एक थर्ड आई का डर होता है कार्यकर्ता के अंदर, वो निष्ठावान अनुशासन पूर्ण कार्य करता है। रही बात अगर आप शिवराज जी की, तो शिवराज जी ने भी एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में उठे हैं। एक छोटे से गरीब किसान के बेटे हैं वो, उन्होंने भी विधानसभा चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बहुत सारे पदों पर रहे और उनके कार्य के अनुसार पार्टी ने हमेशा उन्हें उचित दायित्व दिए। मुख्यमंत्री रहे इतने सालों तक। तो ये भारतीय
जनता पार्टी यहाँ जो सहमतता से काम करता है सबको मौका मिलता है। और ये बिल्कुल आप मत सोचिए कि हम किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, किसके पे नहीं। हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं, हम मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ रहे हैं। ये भी आपसे कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं, पर चुनाव मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो चाहता है कि इस राष्ट्र का निर्माण हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव लड़ रही है इस देश की जनता, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टियों के हाथ में इसकी कमान न जाए, जो देश को तोड़ मरोड़ और अंग्रेजों वाली राजनीति फूट डालो। जी बिल्कुल। वंदना जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। वंदना जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया राजेंद्र जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से वंदना जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जमीन से जुड़े नेताओं को जगह देती है और उनके चेहरे को जनता के सामने रखती है, तो आप कैसे देखते हैं? नहीं, वंदना जी ने ठीक ही तो कहा ना कि आप देखिए कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष महिला हैं, उनका सम्मान तो किया, कार्यकर्ता का सम्मान तो हुआ है। रही बात अपने शिवराज सिंह चौहान जी की, भाई 18 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा पार्टी ने उनको इतना लगातार मुख्यमंत्री के रूप में देखा गया है, सांसद भी रहे, कई पदों पे रहे, तो पार्टी ने तो बहुत कुछ दिया है। अब उनको अपने अनुभव का लाभ जो नए लोग आए हुए हैं उनको देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जी। योगेंद्र जी, मैं आपसे एक आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश करती है? शिवराज जी जो थे लगातार से मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद उनको हटाकर वापस से मोहन यादव को सीएम पद दिया गया, उसके बाद में वो यादव हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी और बिहार की राजनीति जो है वो जातिगत समीकरण को साधती हमेशा देखा जाता है और लगातार ऐसा सामने भी आता है और अभी भी देखा जा सकता है। जैसे कि नवी बार नीतीश कुमार ने सीएम पद पर शपथ ली, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण पर काम नहीं करती है? सारी पार्टियां जातिगत समीकरण को साधती है, तो ये राजनीति का अंग है और राजनीति के अंग को नकारना असंभव है। और आप देखिए, मोहन यादव जी को बनाया, पिछड़े ओबीसी वर्ग से शिवराज सिंह जी को हटाया, तो ओबीसी वर्ग से मोहन यादव जी को लिया, और मोहन यादव जी के बाद जितना भी मंत्रिमंडल लिया, चाहे उसमें राजपूत समाज से लिया हो, चाहे ब्राह्मण समाज से लिया हो, चाहे एससी वर्ग से लिया हो, महिला वर्ग से लिया हो, चाहे मंत्रिमंडल का गठन होता हो, संगठन के पदों की बात होती हो, चाहे राज्यसभा के पदों की बात होती हो, चाहे सांसद के टिकट की बात होती हो, चाहे विधानसभा के टिकट की बात होती हो, जातिगत को आधार बनाकर तमाम पार्टियां बैलेंस बनाती हैं। हिंदुस्तान के सामाजिक के रगों में जातिवाद पूरी तरह से भरा हुआ है, चाहे क्षेत्र व क्षेत्रीय संतुलन हो, जातिवाद का जंजाल हो या क्षेत्रवाद का जंजाल हो। हिंदुस्तान की राजनीति का यह एक अंग है जो होना नहीं चाहिए लेकिन है। हिंदुस्तान में जातिवाद को खत्म नहीं किया जाता और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टियों में केवल राजनीतिक बात नहीं करता, जो सत्ता की बात है वो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जातिवादी व्यवस्थाओं के माध्यम से देश की तमाम राजनीतिक दल उसी तरह से अपनी चौपट बिछाने का काम करती है और सफल को खेलने का काम करती है। ये बात अलग है, जनता का जनादेश किसके साथ जाता है ये भविष्यवाणी है, लेकिन जातिवाद भारतीय जनता पार्टी की भी रगों रगों में है। रीना सक्सेना जी, मैं आपसे एक आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से वंदना त्रिपाठी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा जमीनी जुड़े लोगों के साथ काम करती है और उनको उभार कर ऊपर लाती है, तो इनकी इस बयान में कितनी सत्यता है, क्या लगता है? वंदना जी ने एक बात और बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है। बिल्कुल। तो मैं वंदना जी को एक बात बताना चाहती हूँ कि 250 करप्शन भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में साबित है इनके ऊपर, इनकी पिछली 20 साल की सरकार में। इनके मंत्री अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, जिसके वीडियो ऑडियो सब हैं ऑलरेडी। तो वंदना जी ये मत कहें कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत चरित्रवान पार्टी है, भ्रष्टाचार से विमुख पार्टी है और नए चेहरों को देती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन्हीं को देती है जिनसे उनको अपना कार्य सिद्ध करना होता है। तो ये बिल्कुल सही है और इसको वंदना जी चाहे कैसे भी ढपे, मगर सच्चाई यही है कि भ्रष्टाचार में लिप्त एक ही पार्टी है देश में। आप कितने भ्रष्टाचार देख लीजिए, चाहे केंद्र स्तर के चाहे राज्य स्तर के, पूरी तरीके से लिप्त है ये पार्टी। जी
जी, हमारे साथ तमाम जानकारी को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, समय का अभाव है, हम वापस से जुड़ेंगे और फिर से कार्यक्रम को रखेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 4 और कांग्रेस पार्टी से एक उम्मीदवार अशोक सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी पार्टी ने उम्मीदवारों को चुना है वो चेहरे एकदम नए हैं और इधर कांग्रेस ने अशोक सिंह को चुना है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष ये दावे कर रहे हैं कि उन्होंने सिंधिया के लिए एक शेर खड़ा किया है। अब 3 बार लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी का यह शेर कितना दमखम दिखा पाता है, देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।